सभी मित्रों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और कैसे हो सब? अच्छे। तो मैं दीपक कुमार शर्मा, डीपी आर्ट क्लासेस जयपुर से। आज मैं आपके बीच में एक जबरदस्त टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूं। जहां आप कोई सी भी एग्जामिनेशन में बैठोगे, आपको वहां पर 3 से 4 क्वेश्चन बड़े ऐसे मिलते हैं। और यदि आपका नजरिया, आपकी नजरें यदि हमारे इस व्हाइट बोर्ड पर होगी तो आप बिल्कुल डिटो आंसर उसको सही करोगे। लेकिन उसके साथ एक हमारी शर्त होगी, और वो शर्त ये होगी कि आप बिल्कुल तरीके से बोर्ड पर देखें। देखो, मैंने आपको कई बार बता चुका हूं, आपको बुक भी मिलेंगी, आपने पढ़ी भी हैं, आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपको मिलेगा तो एक क्या नहीं मिलेगा, वो होगा ये आपका व्हाइट बोर्ड। तो यहां आप यदि देखोगे और यहां यदि आपको एक बार आपकी समझ में आ गई कि हाँ भाई ये इसका कॉन्सेप्ट ये होता है, तो बच्चों मेरा आपसे गारंटी है आप उस क्वेश्चन को किसी भी तरीके से गलत नहीं करोगे। आप सोच रहे हो, मैंने आपको देखो प्री हिस्टोरी करा दिया, और प्री हिस्टोरी के बाद में हम चल रहे हैं, अब आपको लेकर चलेंगे आद्य ऐतिहासिक काल में। और हम पढ़ेंगे यहां पर सिंधु घाटी सभ्यता। कला से हूं, चित्रकला से हूं, लेकिन मुझमें 2 कमियां हैं, उनको आप लोग भी ध्यान रखें। एक तो कहीं इंग्लिश में स्प्रिंट हो सकती है, एक हिंदी में अशुद्धि हो सकती है, आप लोग स्वयं उसको सही कर लें। और एक अब मैं आपको यहां पर जो समझाऊंगा वो आपको नक्शे की ट्रिक से समझाऊंगा, लेकिन मुझ पे नक्शा सही नहीं बनता। तो आप ये ध्यान रखें, आपको समझ आना चाहिए, बस आप समझ जाओ और मैं समझा दूं, बस यही कॉन्सेप्ट है सबसे बड़ा। तो सिंधु घाटी सभ्यता पर बात की तो हम इसे कहते हैं IVC, और पूरा नाम इसका इंग्लिश में होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, IVC। कभी कभी आपको क्वेश्चन में सिंधु घाटी सभ्यता नहीं मिलता है, वहां आपको मिलता है IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब हम इसके समय की बात करते हैं, तो इसका जो समय है वो क्या माना जाता है? तो इसका जो समय है वो किसके रूप में निर्धारण किया जाता है? या हम सिंधु घाटी जो सभ्यता है, उस सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय निर्धारण करते हैं वो किसे प्रमुख माना जाता है? तो हम इसके समय की बात करें तो देखिए, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग समय दिया है, लेकिन हम इसकी समय की बात कर लें तो समय पर यदि हम बात करेंगे आपसे, तो हम आपको 2 समय बता करके चलेंगे। एक तो 2700 से 1700 BC, पहला आपको बताएंगे हम 2700 BC से 1700 BC, ये आपको समय याद रखना है। उसके बाद में लगभग आपको या तो ऑप्शन में ये मिलता है, और ये भी आपको यदि नहीं मिलता है तो एक आपको ऑप्शन में मिलता है 2500 BC से 1500 BC, ये आपको याद रखना है। बाकी हम अलग अलग पर पूर्ण रूपेण चर्चा करेंगे, अलग अलग हम और पढ़ेंगे। अब सिंधु घाटी सभ्यता में चलने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये जो सभ्यता है, कई बार हमको सीधा सीधा क्वेश्चन मिलता है, और ये मिलता है निम्न में से आद्य ऐतिहासिक, यानी जो कला है, आद्य प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक कला कौन सी मानी जाती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता है। और आद्य ऐतिहासिक के बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी, तो मैंने आपको बताया है कि यहां पर हमें कैसे प्रमाण मिलते हैं। यहां पर हमें जो प्रमाण मिलते हैं वो बेटा लिखित प्रमाण मिलते हैं, लेकिन इन लिखित प्रमाणों को आज तक पढ़ा नहीं गया है, आज तक इनको पढ़ा नहीं गया है। अब हम बात करेंगे कि ये जो सभ्यता है, ये सभ्यता मुख्यतः वास्तुकला से संबंधित मानी जाती है, और उसे प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत भी रखा जाता है, यानी प्रत्यागैतिहासिक काल के अंतर्गत भी इसे रखा जाता है। तो मुख्यतया यहां पहला पॉइंट हमारा स्टार्ट हो जाता है अब, कि मुख्यतया इसे वास्तुकला के अंतर्गत रखा
जाता है। तो मुख्यतः इसे वास्तुकला के अंतर्गत रखा जाता है। आद्य ऐतिहासिक लिखित प्रमाण मिले हैं, लेकिन आज तक इन प्रमाणों को पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन समय मैंने आपको बताया, मुख्यतया इसे हम वास्तुकला के अंतर्गत रखते हैं, या हम इसे वास्तुकला के अंतर्गत रखते हैं। दूसरी बात हमें पढ़ेंगे कि आद्य ऐतिहासिक यानी इसे प्रीहिस्टोरिक एज के नाम से भी जाना जाता है। अब हम इसके अन्य नामों की चर्चा करेंगे कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इस सभ्यता के अन्य नाम क्या क्या हैं। तो हम यहां हेडिंग डालेंगे एक आपके सामने, अन्य नाम। अब हम अन्य नाम पर चर्चा करेंगे कि अन्य नाम हैं तो इसके कौन कौन से हैं और क्यों इसके अन्य नाम ये ही माने जाते हैं। देखिए भाई, अन्य नामों में बात करेंगे तो आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता में हमको क्या देखने के लिए मिलता है, नगरीय सभ्यता है, यानी हम कह सकते हैं कि नगर नियोजन के नाम से भी इस सभ्यता को जाना जाता है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता को हम नगर नियोजन भी कहते हैं या इसे नगरीय सभ्यता कहते हैं। देखिए भाई, सबसे पहला जो नगर निकला खुदाई में वो हड़प्पा निकला, इसलिए नंबर 2 की मैं बात करूं तो इसे हम लोग कौन सी सभ्यता कहते हैं, तो इसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। तीसरे में पॉइंट की बात करूं कि इसे हमने नगर नियोजन कह दिया क्योंकि नगरीय सभ्यता थी, हमने इसको हड़प्पा सभ्यता कह दिया क्योंकि प्रमुख नगर हड़प्पा था। अब कांसे का सबसे पहले प्रयोग किया गया, किसका, कांसे का सबसे पहले प्रयोग किया गया, इसलिए इस सभ्यता को हम कौन सी युगीन, हम कहते हैं कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, या हम इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। तो कांस्य युगीन सभ्यता भी कह दिया। अब देखिए भाई, हम इसे यहां पकाई गई मिट्टी की सभ्यता भी कहते हैं, तो एक पॉइंट और हो गया, पकाई गई मिट्टी की सभ्यता या पकाई गई मिट्टी की सभ्यता इसे कहा जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में कि इसे हम और अन्य किस नाम से जानते हैं, तो पुरातत्ववेत्ताओं ने इसे मृद पात्रों की सभ्यता कहा है। तो हम पांचवा कह सकते हैं मृद पात्रों की सभ्यता, मृद पात्रों की सभ्यता, ये भी हमने इसको कहा। प्रत्येक पॉइंट पर हमने चर्चा की, हड़प्पा सभ्यता हमने इसको कहा, नगरीय सभ्यता हमने कहा, ठीक है। अब इसको हम क्या कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि सिंधु घाटी के आसपास का क्षेत्र इसमें पूरा है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। यह सिंधु घाटी सभ्यता भी मानी जाती है, यह सिंधु घाटी सभ्यता आपकी रही है। अब देखिए भाई, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बेटा, और वो क्वेश्चन ये होता है कि विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है, तो वहां आपका आंसर होगा मेसोपोटामिया। तो मैं यहां एक पॉइंट नोट करके कर रहा हूं, इसको आप लोग सभी लिख लेंगे। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मिस्र की मेसोपोटामिया है। अब देखिए भाई, विश्व की सबसे प्राचीन जो सभ्यता है वो मेसोपोटामिया है, लेकिन हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता को, तो मेसोपोटामिया वासियों ने सिंधु घाटी सभ्यता के लिए एक शब्द का प्रयोग किया और वो इसे क्या कहते हैं, मेलुहा कहते हैं। तो यहां हम एक दूसरा और नोट लगाएंगे और हम लिखेंगे कि मेसोपोटामिया वासियों ने मेसोपोटामिया वासियों ने सिंधु सभ्यता को मेलुहा कहा।
या वे लोग इसे मेलुहा शब्द से क्या करते हैं, उच्चारित करते हैं। यहां तक हमने ये बात आपकी पढ़ी या हमने आपको ये बात बताई। अब देखिए भाई, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात की तरफ लेकर चलूंगा और अब आपको थोड़ा सा समय लगेगा समझने के लिए। यदि आपको मेरा ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपको यदि समझ में आ गया तो मित्रों, यदि आप ये कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो आप ये समझ लेना, सिंधु घाटी सभ्यता में लगभग आप 15 क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से समझ जाओगे, बहुत अच्छे से उस पर हम विचार करेंगे। तो ये हमने सिंधु घाटी सभ्यता में यहां तक समझा। अब देखिए भाई, अब यहां पर मुझे नक्शे को देखने की आवश्यकता है कि नक्शा कैसे बनेगा। जब जैसे आप लोग पढ़ते हो ना पेपर में धड़कन स्टार्ट, ऐसे जैसे नक्शे बनाने की बात आती है तब हमें धड़कन चालू हो जाती है, भाई नक्शा कैसे बनेगा। तो पहले ही मैं बता चुका हूं भाई, देखो नक्शा टेढ़ा मेढ़ा हो कैसा भी हो, आपको समझ आना चाहिए ऑथेंटिक। तो यहां तक ये बातें तो आपको समझ में होंगी, एक भी पॉइंट नहीं रहा है। मेरे हिसाब से क्वेश्चन पुटअप करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन आद्य ऐतिहासिक में है, प्रत्यागैतिहासिक भी कहते हैं। लिखित प्रमाण आज तक प्राप्त हुए हैं लेकिन उन्हें आज तक पढ़ा नहीं गया। इसको वास्तुकला के अंतर्गत रखा गया है। नगर नियोजन भी कहते हैं, हड़प्पा भी कहते हैं, काशयुगीन कहते हैं, पकाई गई मिट्टी कहते हैं, मृत पात्रों कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मिस्र की मेसोपोटामिया सभ्यता है। मेसोपोटामिया वासियों ने सिंधु सभ्यता को मेलुआ शब्द से उच्चारित किया। यहां तक बेटा हमने ये बात पढ़ी। अब देखिए, अब हम आपको बहुत ही एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाने वाले हैं, इसलिए आप उस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से अपने दिमाग में लें। फिर तो मैं आपको लगातार पॉइंट लिखवाऊंगा आराम से, लेकिन आप पहले से इस कॉन्सेप्ट को समझें। देखिए भाई, अब हम यदि बात करते हैं नक्शे की, तो देखिए नक्शा भाई, देखो मुझे देखना पड़ेगा नक्शे में। इस प्रकार आपका ये हो गया, यहां से हम गए, ये आपका हो गया, यहां से हम निकले इस प्रकार। ये आपकी जो नीचे होता है श्रीलंका क्या बोलते हैं। देखिए भाई, तो सिंधु घाटी सभ्यता की यदि हमने बात की तो हमें इस कॉन्सेप्ट से पढ़ना है और इस कॉन्सेप्ट में हमें 4 चीजें तैयार करनी है। एक पार्टीशन ये तैयार करना है और एक पार्टीशन ये तैयार करना है। आपको इतना तो पता है कि ये जो बिंदु है ये आपका दक्षिण है, ये जो आपका बिंदु है ये आपका उत्तर है। और यहां कई बार बच्चे कॉन्सेप्ट में गलती कर जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है, पप्पू यानी पश्चिम और पूर्व प्रमुख माने जाते हैं, या पश्चिम या पूर्व रहे हैं। ये चारों चीजें हमको पहले याद हो जानी चाहिए, ये चारों के चारों कॉन्सेप्ट हमारे तैयार हो जाने चाहिए। अब देखिए यहां से क्वेश्चन क्या निकलता है और यहां से जो क्वेश्चन निकलता है वो क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले यहां से जो एक क्वेश्चन आता है वो एक क्वेश्चन ये आता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसमें कौन कौन सी नदियां बहती हैं, ये क्वेश्चन निकलता है। ठीक है, ये तो अपन बाद में बात करेंगे कि दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, पश्चिम बिंदु कौन सा है, पूर्व बिंदु कौन सा है, उत्तर बिंदु कौन सा है, इन पर हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे एक नदियों के क्वेश्चन पर, इस कॉन्सेप्ट से। और नदियों के क्वेश्चन पर जब मैं आपसे बात करता हूं तो एक क्वेश्चन निकलता है कि सिंधु घाटी की ऐसी कौन सी नदियां हैं जो झेलम में जाकर मिलती हैं। पहला जो क्वेश्चन है ये बनता है यहां कि सिंधु घाटी में ऐसी कौन सी नदियां हैं जो झेलम में जाकर मिलती हैं। ये पहला क्वेश्चन है। हमें कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए आपको, बस आपका आंसर सही हो जाना चाहिए। हमें टॉपर नहीं बनना, हमारा क्वेश्चन सही होना चाहिए। ठीक है, और जो व्यक्ति पढ़ करके लिख करके अपनी ज्यादा दिमाग लगाएगा, ध्यान रखना वो 1.5 होशियार होता है और क्वेश्चन गलत होता है।
तो आप होशियार हो, अच्छे से पढ़ो, लेकिन डेढ़ होशियार बनने की कोई भी कोशिश ना करे, ये ध्यान रखा करो बस। क्वेश्चन सही होना चाहिए हमारा, उसने कैसा पढ़ाया, सर ने हमें ये नहीं बताया, सर ने हमें ये नहीं बताया। आप तो ये ध्यान रखो कि सर ने आपको ये बता दिया सिंधु घाटी में, या सिंधु घाटी में ऐसी कौन सी नदियां हैं जो झेलम में जाकर मिलती हैं। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा, ऑप्शन में क्वेश्चन आएगा, तो हम लिखते हैं कि चिनाब, सतलज और रावी। चिनाब, सतलज और रावी, ये नदियां कौन सी नदी में जाकर के मिलती हैं? झेलम में जाकर के मिलती हैं। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर होता है यहां से कि सिंधु घाटी की ऐसी कौन सी नदियां हैं जो किसमें, झेलम में जाकर मिलती हैं। तो चिनाब, सतलज और रावी, ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। अब एक क्वेश्चन क्या आता है कि भारत और पाकिस्तान दोनों में बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, जो भारत में भी बहती हैं और पाकिस्तान में भी बहती है। एक क्वेश्चन ये आता है। तो देखिए यहीं हम नोट डाल करके लिखेंगे, एरो लगाकर लिख देंगे, भारत व पाकिस्तान में बहने वाली नदियां। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत और पाकिस्तान में बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, जो भारत में भी बहती है और पाकिस्तान में भी बहती हैं, वो कौन कौन सी हैं। तो वो हमारी नंबर 1 आपकी क्या होगी, चिनाब होगी। नंबर 2 आपकी क्या होगी, झेलम होगी। नंबर 3 आपकी क्या होगी, सतलज होगी। और नंबर 4 आपकी क्या होगी, रावी होगी। ये भी हमारा कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर कर लिया हमने। दोनों क्वेश्चन हमको बिल्कुल समझ में हैं कि सिंधु घाटी की ऐसी कौन सी नदियां हैं जो झेलम में जाकर मिलती हैं। तो चिनाब, सतलज और रावी नदी मिलती हैं। ऐसी कौन सी नदी हैं जो पाकिस्तान में भी बहती है और भारत में भी बहती है। तो चिनाब, झेलम, सतलज और रावी प्रमुख माना जाता है। ये क्वेश्चन समझाने का मतलब मेरा तुमको क्वेश्चन याद कराने का मतलब नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं। अब आप कहोगे कि फिर गुरुजी समझाए क्यों, लेकिन यदि ये दोनों क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आपके समझ में हैं कि ये नदियां वो हैं जो भारत और पाकिस्तान में बहती हैं, ये नदियां वो हैं जो झेलम में जाकर के मिलती हैं, तो अब क्वेश्चन क्या पुटअप होता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से वह कौन सी नदी है जो पूर्ण रूपेण भारत में बहती है। निम्न में से कौन सी नदी है, या सिंधु की सहायक नदी में, या क्वेश्चन बन जाता है कि व्यास नदी सतलज में मिल जाती है इसलिए वो पूर्णतः भारत में बहती है। तो निम्न में से कौन सी नदी है जो पूर्णतः भारत में बहती है। तो यहां हम नोट लगाकर लिख सकते हैं कि व्यास नदी पूर्णतः भारत में बहती है। तो हमसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी नदी पूर्णतः भारत में बहती है। तो कौन सी बहती है, व्यास नदी बहती है। और व्यास नदी कैसे बहती है, क्योंकि जो व्यास नदी है, ये व्यास नदी कौन सी नदी में जाकर के मिलती है, सतलज नदी में जाकर के मिलती है। तो हम ये यहां लिख सकते हैं, यह नदी सतलज में जाकर मिलती है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये क्वेश्चन आता है। अब एक क्वेश्चन इसको ऐसे ही पूछ लेता है, सिंधु की सहायक नदी में कौन सी नदी पाकिस्तान से होकर नहीं निकलती है। यहां लिख देता हूं, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं कि सिंधु की सहायक नदी में कौन सी नदी पाकिस्तान से नहीं गुजरती है।
नंबर 1 ऑप्शन रावी, नंबर 2 सतलुज, नंबर 3 व्यास, नंबर 4 चिनाब। तो हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल फैक्ट निकल गया कि ऐसी कौन सी नदी है जो पाकिस्तान में नहीं बहती है, वो नदी केवल कहाँ बहती है, तो वह नदी केवल कहाँ बहती है, तो वो नदी जो बहती है वो केवल भारत में बहती है। अब देखिए भाई, अब हम एक चीज पढ़ेंगे और वो चीज होगी हमारे पास इन बिंदुओं की अवधारणा। चारों के चारों मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिए, ये चारों के चारों हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, यहां हमने पढ़ लिया। अब देखिए भाई, अब हम आगे बात करेंगे, आपको एक छोटे रूप पे लेके बात करेंगे। अब देखिए भाई, ये क्वेश्चंस में नोट कर लेना, पूरे क्वेश्चंस लिखे हैं। अब देखिए, हाँ क्या बोल रहे बेटा? हाँ क्वेश्चन यही है, ये क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा आपसे। क्वेश्चन मैंने आपको देखो यहां क्या बताया बेटा, ये चीज ध्यान रखो मोस्टली, कि सिंधु घाटी की ऐसी कौन सी नदी है जो झेलम में मिलती है, और झेलम में मिलेगी वो चिनाब, सतलज और रावी नदी मिलती है झेलम में। ठीक है, भारत और पाकिस्तान में बहने वाली नदी, ये भारत में भी बहती हैं और पाकिस्तान में भी बहती हैं। कौन कौन सी? चिनाब, झेलम, सतलज और रावी। ठीक है, अब मैंने यहां, अच्छा ये पूछना चाह रहे हो, तो जब तो मैंने यहां व्यास नहीं लिखा इसमें। मैंने इसमें व्यास क्यों नहीं लिखा? मैंने इसमें व्यास इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि व्यास नदी केवल भारत में बहती है, व्यास नदी पाकिस्तान में नहीं बहती बेटा। और जब पाकिस्तान में नहीं बहती है तो मैं यहां नोट क्यों करूंगा बताओ? इसीलिए मैंने वहां पर नोट नहीं किया। अब देखिए दोबारा से, यहां मैंने यहां क्वेश्चन क्या लिख दिया कि सिंधु की सहायक नदी में कौन सी नदी पाकिस्तान से नहीं गुजरती है, वही क्वेश्चन लिखा है बेटा, उसमें जो छूटा है। अब देखो ऑप्शन वही है, रावी है, सतलुज है, चिनाब है, उनमें से 3 ऑप्शन है मेरे पास, लेकिन चौथा क्या है? व्यास नदी है। और मैं यहां भी लिख चुका हूं, ये कुछ क्वेश्चन का आपका कॉन्सेप्ट हो गया। क्यों नहीं बहती है? क्योंकि व्यास नदी पूर्णतः भारत में बहती है और यह सतलुज में जाकर के मिल जाती है। तो ये हमारा बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर, डन, स्टार्ट। देखिए, अब देखिए, अब हम 4 रूपेण बात करेंगे कि इस तरीके से, ये हमारा दक्षिण, ये हमारा पश्चिम और ये हमारा पूर्व। सबसे पहले तो आती है बात इसके क्षेत्रफल की। अब कई लोग आपने पढ़ते होंगे 1299 600 भी है, 1299 660 भी लिखाते हैं, लगभग 13 कर देते हैं, 16 लाख भी हो चुका है। और आज की हम बात करें तो इसका क्षेत्रफल धीरे धीरे विस्तार बढ़ रहा है। और आज मेरे अकॉर्डिंग जहां मैंने पढ़ा है उसमें मैंने देखा है कि लगभग 20 लाख इसका क्षेत्रफल हो चुका है। तो इसलिए, लेकिन हम लिखेंगे क्या? अभी तक किताब में नहीं है, तो जो किताब में है अभी तक हम वही लिखेंगे, अभी तक हम केवल वही पढ़ेंगे। तो क्षेत्रफल हम इसका पढ़ेंगे तो क्षेत्रफल हम वही लिखेंगे 1299 600, 1299 600। ठीक है, अभी हम यही पढ़ेंगे कि 12 लाख या 1299 600 वर्ग किलोमीटर। लगभग में दे देंगे हम इसको, लगभग कितने लाख? 13 लाख। अच्छा, एक ये बात हो गई। एक हमको इस सिंधु घाटी सभ्यता का आकार, और आकार तो आप सभी लोगों को पता है, त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजा आकार है। धीरे धीरे रूप परिवर्तित हो रहा है, लेकिन हम क्या पढ़ेंगे? त्रिभुजाकार ही पढ़ेंगे। अब देखो, हम ध्यान करेंगे कि सिंधु सभ्यता के उत्तरतम कौन सा बिंदु है, दक्षिण में कौन सा बिंदु है, और इसका पश्चिम में कौन सा बिंदु है, और पूर्व में इसका कौन सा बिंदु है। तो हम लगभग ये याद करेंगे। तो उत्तर जो है, उत्तर इसका कौन सा आता है? मांदा, मांदा जे एंड के। दक्षिण की बात करेंगे दैमाबाद, और दैमाबाद कहां पर है? एमएच, महाराष्ट्र।
अब बात रही इसके पूर्व बिंदु की और इसके पश्चिमतम बिंदु की, तो हम इसके बात करेंगे। यदि पूर्व में यदि हम बात करते हैं तो पूर्व में हमारा क्या आता है, पूर्व में आएगा हमारा आलमगीर, मेरठ वाला आलमगीर। और आलमगीर आपका कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। आपका कौन सा बचा, सुतका केडोर, कौन सा बचा हमारा, सुतकेनेडोर। और सुतकेनेडोर कहां पर है, पाकिस्तान में है। तो ये हो जाएगा हमारा सुतकेनेडोर, और सुतकेनेडोर आपका कहां पर है, पाकिस्तान में है। ये हमने इसकी चारों दिशाओं के बारे में बात की। कॉन्सेप्ट आराम से क्लियर है, चारों दिशाओं पर हमने बात कर ली। उत्तरतम बिंदु मांदा जम्मू कश्मीर है, दक्षिणतम जो बिंदु है वो दक्षिणतम बिंदु कौन सा माना जाता है, दक्षिणतम बिंदु माना जाता है दैमाबाद महाराष्ट्र, पश्चिम माना जाता है आपका सुतके गेडोर पाकिस्तान, पूर्वी बिंदु माना जाता है आपका आलमगीर उत्तर प्रदेश। तक हमने इसे पढ़ा। उसके बाद में देखो हम बात करेंगे कि उत्तर पढ़ लिया हमने, इसका पूर्व पढ़ लिया, पूर्व में हमने आलमगीर मेरठ उत्तर प्रदेश वाला पढ़ लिया। अब हम एक चीज आती है, या हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है कि जो सिंधु नदी थी या जो सिंधु सभ्यता थी, इसके ऊपर क्वेश्चन कई बार ये बनता है कि सिंधु नदी की बाढ़ से ये कितनी बार नष्ट हुआ। तो कितनी बार नष्ट हुआ, लगभग 7 से अधिक बार। तो ये भी एक क्वेश्चन आप नोट करके लिख लोगे। सिंधु नदी की बाढ़ से कितनी बार नष्ट हुआ। आंसर में क्या लिखोगे, 7 से अधिक बार। यह आप ध्यान रखें, ठीक है। एक आएगा 7 बार, लेकिन आपको क्या आंसर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, 7 से अधिक बार। अब हम इसमें बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में, और सिंधु घाटी सभ्यता में एक क्वेश्चन आता है, और एक क्वेश्चन हमारे सामने वो ये रहता है कि सिंधु में या सिंधु सभ्यता के प्रमाणित नगर कौन से हैं, और सिंधु सभ्यता के प्रमुख प्रमाणित नगर कौन से हैं। ये 2 क्वेश्चन आपके सामने बनते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे होते हैं। क्वेश्चन पूछना भी बनता है, क्वेश्चन ऐसे पूछे भी जाते हैं, क्वेश्चन ऐसे ही गलत होते हैं। जो क्वेश्चन आते हैं वही हम पर गलत होते हैं। आप लोग जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना कि आज एक पुलिस वाले से एक चोर छुड़ाकर भाग गया, ठीक है। अब घर में कोई आपके पुलिस वाला है या आप घर में खुद हैं सर्विस में, आप लोग क्या कहते हैं कि अरे यार उससे छुड़ा करके भाग गया। अरे मेरे भाई, जो पकड़ेगा जिससे तो छुड़ा कर भागेगा। अपन लोग घर में सो रहे हैं तो अपने पास कहां से आएगा। तो वही वाली बात है, एक्सीडेंट किसका होगा, जो रोड पे बाइक चला रहा है। घर में सो रहे हैं तो अपना थोड़ी होगा। तो वही क्वेश्चन आता है, जो आप पर आता है वही गलत होगा। मेरा कहने का मतलब यह है, मैं दोनों क्वेश्चनों की बात करूंगा। आपसे पूछ ले सिंधु सभ्यता के प्रमाणित नगर, और सिंधु सभ्यता के प्रमाणित नगर की यदि हम बात करते हैं तो सिंधु सभ्यता के आपके जो प्रमाणित नगर हैं वो सिंधु सभ्यता के प्रमाणित नगर कौन कौन से माने जाते हैं। तो सिंधु सभ्यता के हमने प्रमाणित नगरों की बात की, तो प्रमाणित नगर बेटा कुल कितने हैं, 6 माने जाते हैं। यदि आपसे यदि आपसे एक कॉन्सेप्ट पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख प्रमाणित नगर कौन से हैं, या हम क्वेश्चन को देखो थोड़ा सा चेंज करूंगा, सिंधु सभ्यता के प्रमुख प्रमाणित नगर। तो सिंधु सभ्यता के प्रमुख प्रमाणित नगर पर, एक मिनट, हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ हाँ जी चल रहा है, रिकॉर्डेड क्लास है। हाँ हाँ यूपीटी, मैं आपसे बात करूंगा, मेरी क्लास चल रही है ना। हाँ भाई, तो देखिए आप ऐप डाउनलोड कर लिया क्या, तो प्ले स्टोर से डीपी आर्ट क्लासेस डाउनलोड कर लो, वहां जाके मेरी आपको वीडियोस मिलेंगी, डेमो वीडियो देख लो उसमें। हाँ डीपी आर्ट क्लासेस प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। हाँ भाई देखिए भाई,
तो अपन बात कर रहे थे देखो सिंधु सभ्यता के प्रमाणित नगरों की, और प्रमाणित नगर कितने हैं? 6 हैं, ठीक है। लेकिन आपसे पूछ ले प्रमुख प्रमाणित नगर कौन से हैं, तो वो आपके 2 ही रहेंगे, एक आपका कौन सा? मोहनजोदड़ो, और एक आपका हड़प्पा। तो ये दोनों क्वेश्चन भी हमारे कॉन्सेप्ट के साथ मैंने आपको क्लियर करवाए, या मैंने आपको कॉन्सेप्ट के साथ इन दोनों क्वेश्चनों को बताया कि सिंधु सभ्यता के प्रमाणित नगर 6 हैं, सिंधु सभ्यता के प्रमुख प्रमाणित नगर कितने हैं? 2 प्रमुख प्रमाणित नगर माने जाते हैं, या 2 प्रमुख प्रमाणित नगर रहे हैं। यहां तक हमने बात की। उसके बाद देखिए अब हम बात करेंगे, क्योंकि सिंधु सभ्यता की बात कर लिया, अब एक आपसे पूछा जाता है कि जो सिंधु नदी है, या जो सिंधु नदी है, या जो सिंधु सभ्यता है, इस सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से माने जाते हैं, या प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से रहेंगे। अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का, वहां से प्रारंभ होगा। यहां तक मैंने आपको एक बेसिक जानकारी दी सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर, एक आपको बेसिक मैंने नॉलेज दिया, और यहां से क्वेश्चन आता है। जिस किसी ने यदि पढ़ा है, जिस किसी ने एग्जाम्स दिए हैं, तो लगभग मानता है कि ये क्वेश्चन डिपॉजिट किया जाए। ये व्यास नदी वाला जो क्वेश्चन है, ये आपके आरपीएससी लेक्चरर कॉलेज प्रोफेसर में, आरपीएससी कॉलेज प्रोफेसर 2018 वाले में आया हुआ क्वेश्चन है। और ध्यान रखना, हमारे नोट्स यदि किसी के पास जो मेरे से 2017 वाले में पढ़ा हो, तो ये क्वेश्चन उसी बच्चे का सही हुआ था जो मुझसे पढ़ा था। गरिमा वाली बात नहीं कर रहा, आप कहीं ये सोचो सर अपनी बारे में बता रहे हो, नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन हमारे ही नोटबुक में लिखा हुआ था। अब ऐसा तो है नहीं हम भगवान हैं, हम भी पढ़े हैं, उन्हीं किताबों से पढ़े हैं, उन्हीं बुक्सों से पढ़े हैं, उन्हीं से हमने पूरी तरीके से, तो हमको लगभग ध्यान रहता है कि ये जो क्वेश्चन है ये गलत करता है। यदि अब आप पढ़े हो, आपका ध्यान यदि बोर्ड पर है, मैं आपको कह चुका हूं, आपको हिंदी ग्रंथ अकादमी की, उत्तर प्रदेश की ना जाने कितनी, एमपी की ना जाने कितनी, सेंट्रल गवर्नमेंट की ना जाने कितनी आपको बुक मिलेंगी, ठीक है, और सब कुछ मिलेगा, लेकिन मिलेगा तो क्या नहीं, ये बोर्ड नहीं मिलेगा। इसलिए आप यहां हाईलाइट रखें, यहां अपना ध्यान रखें, यहां आप पढ़ें। ये मैंने आपको बेसिक जानकारी दी एक सिंधु घाटी सभ्यता की। अब मैं आज आपको टॉपिक अब स्टार्ट होगा आपका सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है भाई। तो ये आपको यदि समझ में आ गया, तो अब आप सिंधु घाटी सभ्यता को समझेंगे। नोट साथ के साथ आराम से चला करो, साथ के साथ लिखते हुए चला करो, साथ के साथ उन्हें समझाते हुए चला करो। मैं पूरे शब्द लिख रहा हूं, अब एक भी शब्द नहीं छोड़ रहा हूं जो आपको नोट्स लिखने में कहीं भी दिक्कत आए। देखिए भाई, अब हम क्वेश्चन क्या बात करेंगे, क्वेश्चन हमारे क्या बनते हैं कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह नगर कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम उन पर बात करेंगे। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह नगर। देखिए भाई, लगता है आप सभी लोगों ने पढ़े होंगे, लेकिन जहां तक मैं उम्मीद मानता हूं आप सभी लोगों ने 2 बंदरगाह पढ़े होंगे, लेकिन एक आपने बंदरगाह नहीं पढ़ा होगा, वो हम आपको बताएंगे। नंबर 1 अल्लादीनो पाकिस्तान, नंबर 2 लोथल भारत, नंबर 3 सुतकेनेडोर पाकिस्तान। सुतकागेडोर, सुतकेनेडोर है ना, ये ध्यान रखा करो आप। तो सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाहों की हमने बेटा बात की, और सिंधु घाटी सभ्यता के मैं बंदरगाह पर आपको लेकर के चला, तो हमने देखा कि 3 बंदरगाह वहां प्रमुख थे। पहला आपका अल्लादीनो पाकिस्तान है, दूसरा आपका लोथल भारत है, तीसरा आपका सुतकेनेडोर पाकिस्तान को माना जाता है। अब देखिए भाई,
क्वेश्चन क्या निकलता है कि सिंधु सभ्यता का प्राचीन नगर कौन सा है, और एक आता है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमाणित नगर कौन सा है। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन नगर कौन सा है। एक क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमाणित नगर कौन सा है। ये दोनों क्वेश्चंस लगभग होते हैं। एक आपका क्वेश्चन क्या होता है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। एक हम क्या पढ़ेंगे कि सिंधु सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल। एक क्वेश्चन आपका ये होता है। इसके बाद में एक क्वेश्चन और निकल के आता है कि सिंधु सभ्यता का एकमात्र नगर जिसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। सिंधु सभ्यता का एकमात्र नगर जिसे विश्व धरोहर सूची में 2021 में शामिल किया गया है। यह क्वेश्चन बनता है एक कि सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र नगर जिसे विश्व धरोहर सूची में 2021 में शामिल किया गया है। एक हम ये लिखेंगे कि सिंधु सभ्यता का एकमात्र नगर जिसे त्रिस्तर में विभाजित किया गया है, और सब कैसे में हुए हैं, द्विस्तर में, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र नगर। तो हम लिख सकते हैं सिंधु सभ्यता का एकमात्र नगर जिसे त्रिस्तर पर विभाजित किया गया है। ये भाई मैंने आपके सामने सभी क्वेश्चन दे दिए। अब देखिए, बहुत ही छोटी छोटी क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन, और कॉन्सेप्ट भी इनका बहुत अच्छा होता है, और कॉन्सेप्ट भी इनका तैयार किया जाता है। अब कॉन्सेप्ट होता क्या है, कॉन्सेप्ट क्या तैयार होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन नगर, और सबसे प्राचीन आपको पता है कि सबसे पहला नगर कौन सा था, हड़प्पा था। सबसे प्रमाणित नगर कौन सा है सिंधु सभ्यता का, तो ये भी आपका कौन सा होगा, मोहनजोदड़ो होगा। फिर हम बात कर रहे हैं सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, तो सबसे बड़ा स्थल भी आपका सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा है, मोहनजोदड़ो है। उसके बाद सिंधु सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल, भारत में स्थित आपसे पूछ रहा है कि भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो भारत में स्थित यदि हम सबसे बड़े स्थल की बात करते हैं तो भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल आपका कौन सा है, राखीगढ़ी है सबसे बड़ा। सारद सिंधु सभ्यता का एकमात्र नगर जिसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, और ये कौन सा था आपका, ये था आपका धोलावीरा जिसे शामिल किया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन कि जिसे सिंधु घाटी सभ्यता में शामिल किया गया, और एकमात्र जो आपका नगर है जिसे त्रिस्तर पर विभाजित किया गया है, ये भी आपका कौन सा है, ये भी आपका धोलावीरा माना जाता है, या धोलावीरा आपका रहा है। तो सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह नगर, अल्लादीनो, लोथल, सुतकेनेडोर पाकिस्तान, लोथल भारत, अल्लादीनो पाकिस्तान।
सिंधु सभ्यता का प्राचीन नगर हड़प्पा था। सिंधु सभ्यता का प्रमाणित नगर मोहनजोदड़ो था। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो था। सिंधु सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी था। और सिंधु सभ्यता का एकमात्र नगर जिसे विश्व धरोहर में 2021 में शामिल किया गया था वो आपका धोलावीरा था। और सिंधु सभ्यता का एकमात्र नगर जिसे त्रिस्तर विभाजित किया गया है, और त्रिस्तर पर विभाजित जो हमने किया है वो आपका कौन सा है, धोलावीरा को प्रमुख माना जाता है, या धोलावीरा आपकी प्रमुख रही है। यहां तक हमारे ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन थे, इन छोटे छोटे क्वेश्चन से हम निकल करके आए, और छोटे छोटे क्वेश्चन को निकल करके हमने एक हमारा कॉन्सेप्ट तैयार किया। अब हम बात करेंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, उस सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख तत्व, प्रमुख उसके तथ्य क्या क्या हैं, उसकी खुदाई किसने की, किसका उसको आश्रयदाता माना जाता है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल निर्धारण क्या है, रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति C14 ये क्या है, किस पद्धति पर आधारित, ठीक है। सर जॉन मार्शल ने उसका क्या समय दिया, आर ए अग्रवाल ने उसका क्या समय दिया, एक नया समय और जुड़ चुका है NCERT के अनुसार क्या समय माना जाता है। तो इन समय पर हम क्या करेंगे, वार्तालाप करेंगे, ठीक है। आप लोग इसको कीजिए, जब तक मैं पानी पीता हूं 2 मिनट में, फिर अपन इस पर बात करेंगे। देखिए भाई, तो यहां तक हमारा ये क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे अब हम एक क्लास और थोड़ी इसकी छोटी वो पढ़ेंगे, थोड़ा समझ के, फिर कोई रटने वाले बिंदु हैं वो तो हमको थोड़ा स्पीड ही हम आपको लिखवाएंगे, और आपको स्पीड से ही उनको क्या करना होगा, याद करना होगा, और उनको स्पीड से ही आप क्या करोगे, रटोगे। एक तरीके से वो मान लो कि वो बिंदु आपके किस लिए हैं, वो बिंदु आपके रटने के काबिल हैं। देखिए बेटा, अब मैं आपसे बात करता हूं सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर, और सिंधु घाटी सभ्यता पे लगभग हमने बहुत मैटर हमने पढ़ लिया था, या हम बहुत मैटर आपका पढ़ चुके हैं, या उसका कॉन्सेप्ट हमने देख लिया था कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या क्या प्रमुख माने जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में खोज संबंधी जो तथ्य हैं, ये खोज संबंधी जो तथ्य हैं, ये खोज संबंधी तथ्य कौन कौन से माने जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के खोज संबंधी तथ्यों में कौन कौन से आपके पॉइंट रखे गए, या कौन कौन से पॉइंटों को प्रमुख माना जाता है, या कौन कौन से पॉइंट हमारे प्रमुख रहे। देखिए भाई, खोज संबंधी प्रमुख तथ्य, खोज संबंधी प्रमुख तथ्यों की हम बात करते हैं, तो खोज संबंधी तथ्यों में हमारे सामने सबसे पहले आते हैं, सर जनरल कनिंघम ने सबसे पहले हड़प्पा के टीले का पता लगाया, और वो कब लगाया, 1878 में। तो हम फर्स्ट एरो हमारा बनता है कि 1878 में या 1878 ईस्वी में जनरल कनिंघम ने हड़प्पा के टीले का पता लगाया। तो 1878 में जनरल कनिंघम ने सबसे पहले हड़प्पा के टीले का क्या लगाया, पता लगाया। और 1921 में दयाराम साहनी ने, या हम कह सकते हैं कि सर राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा का क्या किया, उत्खनन किया। तो हम इसको कह सकते हैं कि हड़प्पा का उत्खनन 1921 में। तो हम कह सकते हैं कि 1921 ईस्वी में हड़प्पा का उत्खनन
हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहिनी 1921 में हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहिनी ने किया। दोनों पॉइंट आपको समझ में आए कि खोज संबंधी तथ्यों में 1878 में जनरल कनिंघम ने हड़प्पा के टीलों का पता लगाया। तो टीलों का पता लगाने का श्रेय तो किसको जाता है? जनरल कनिंघम को जाता है। लेकिन हड़प्पा का उत्खनन जो किया वो श्रेय किसको जाता है? दयाराम साहिनी को प्रमुख रूप से दिया जाता है। एक पॉइंट इसमें निकल के आता है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी या 1924 में सर जॉन मार्शल व अर्नेस्ट मेके ने इस सभ्यता की विस्तृत खोज की और अपने अपने निर्देशन में विभिन्न स्थलों का उत्खनन करवाया। यानी कि जो 1924 ईस्वी थी, इस 1924 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने और अर्नेस्ट मेके ने अलग अलग स्थानों का, अलग अलग स्थलों को क्या करवाया? उत्खनन करवाया। तो एक बार एक क्वेश्चन बनकर आता है कि सर जॉन मार्शल ने या सभ्यता में विभिन्न स्थलों का उत्खनन किसने करवाया? तो वहां हमारा आंसर होता है सर जॉन मार्शल 1924। तो हम यहां लिख सकते हैं 1924 में सर जॉन मार्शल व अर्नेस्ट मेके ने विभिन्न स्थलों का उत्खनन करवाया। अब देखिए क्वेश्चन क्या बनता है। क्वेश्चन ये पूछ ले कि सर्वाधिक स्थलों पर या विभिन्न स्थलों पर उत्खनन करवाने का श्रेय प्रमुखतः किसको दिया जाता है? तो वो श्रेय किसको दिया जाता है? सर जॉन मार्शल को दिया जाता है। और यही क्वेश्चन निकलता है। और उत्खनन करवाने की जब बात आती है तो वहां हमारा पहला ऑप्शन कौन सा होता है? राय बहादुर दयाराम साहिनी। यानी राय बहादुर आपका दयाराम साहिनी है, इसका नाम होता है, यानी नेतृत्व में करवाया गया। और आप लोग यही क्वेश्चन को राइट करवा देते हो। क्वेश्चन को पूरी तरीके से समझ नहीं पाते हो कि क्वेश्चन क्या है। हाँ बेटा, बिल्कुल सही बात है। यही है कि 1924 में पूछे। संशय हमें कोई मतलब नहीं है बेटा, संशय कोई मतलब नहीं। ये ध्यान रखना है सर्वाधिक स्थलों पर उत्खनन किसने कर, किसके निर्देशन में? सर जॉन मार्शल में। हड़प्पा को इंपॉर्टेंटली आपसे पूछे तो आपका क्या होगा? दयाराम साहिनी। और वैसे आपसे पूछ ले कि सबसे पहले टीले का पता किसने लगाया, तो हड़प्पा के टीले का जो पता लगाया था वो जनरल कनिंघम के द्वारा प्रमुख माना जाता है। अब हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता का विभिन्न विद्वानों के अनुसार कालक्रम। तो यहीं हम एक हेडिंग डालेंगे, आप लोग भी हेडिंग डालिए, सिंधु सभ्यता का विभिन्न विद्वानों के अनुसार कालक्रम। कि सिंधु सभ्यता का विभिन्न विद्वानों के अनुसार इसका कालक्रम है। वो इसका कालक्रम क्या है? विभिन्न विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम क्या माना जाता है? तो सबसे पहले जो हम अधिक मानेंगे वो हम मानेंगे रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति C14। रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति कोष्टक में लिख दो C14 के अनुसार क्या रहा है, इसके अनुसार समय हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम नंबर दूसरा पढ़ेंगे माधो स्वरूप के अनुसार, कि माधो स्वरूप ने इसका समय क्या दिया। ठीक है भाई, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे सर जॉन मार्शल, कि सर जॉन मार्शल ने इसका हमको समय क्या दिया।
उसके बाद हम पढ़ेंगे व्हीलर के अनुसार, व्हीलर के अनुसार कि व्हीलर के अनुसार इसका समय क्या है। पांचवा पॉइंट हम पढ़ेंगे आर.ए. अग्रवाल के अनुसार समय क्या है, आर.ए. अग्रवाल के अनुसार समय क्या है। और एक मैं आपको नया बताऊंगा, एनसीईआरटी के अनुसार इनका समय क्या है। देखिए, इनके समय के अनुसार हम पढ़ेंगे कि रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार क्या है, माधव स्वरूप के अनुसार क्या है, सर जॉन मार्शल के अनुसार क्या है। तो देखिए भाई, यदि हम ये पढ़ते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार, तो 2750 से लेकर के कौन से 2750 से 1750, 2750 से 1750 इसका क्या माना जाता है, समय माना जाता है। और बीसी ईसा पूर्व तो लिखेंगे, एडी लिखते हैं ना, ईस्वी होता है, तो ईसा पूर्व हो गया। तो 2750 से 1750 तो हमारा हो जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार। सही मित्र बंधु, मेरे यार दोस्तों, ध्यान रखो, ये जो आता है यही क्वेश्चन इसका यही जो पॉइंट है वो मुख्यतः इंपॉर्टेंटली माना जाता है। यही पॉइंट पर हम ज्यादा फोकस करते हैं और यही एग्जाम्स में लगभग पूछा जाता है। माधव स्वरूप की बात करेंगे हम कि माधव स्वरूप के अनुसार क्या है, तो माधव स्वरूप के अनुसार तो 3500 से लेकर 2700 है, 3500 से 2700 माधव स्वरूप के अनुसार माना जाता है। फिर उसके बाद आती है सर जॉन मार्शल के अनुसार कितना है, तो सर जॉन मार्शल के अनुसार 3250 से माना जाता है। कितने 50 से, 3250 से 2750, 3250 से 1700 जो 50 है वो किसके अनुसार माना जाता है, सर जॉन मार्शल के अनुसार। अब आता है व्हीलर के अनुसार, और व्हीलर की अपन ने बात की तो अपन ने वहां भी लिखा था व्हीलर के अनुसार 2500 से लेकर के कितना 1500 प्रमुख माना जाता है। उसके बाद हमने बात की आर.ए. अग्रवाल के अनुसार, और आर.ए. अग्रवाल के अनुसार जब हम आपसे बातें करते हैं तो 2700 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व माना जाता है। 2700 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व माना जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा एनसीईआरटी के अनुसार उसका समय क्या है, तो एनसीईआरटी के अनुसार 2550 से समय माना जाता है और 1750 माना जाता है। तो एनसीईआरटी के अनुसार 2550 से 1750 बीसी माना जाता है। तो ये हमने समय के ऊपर बात की। इसके समय को हमने जाना कि रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति C14 के अनुसार इसका समय ये है, माधव स्वरूप के अनुसार समय ये है, सर जॉन मार्शल के अनुसार समय ये है, व्हीलर के अनुसार समय ये है, और आर.ए. अग्रवाल के अनुसार समय ये है, और एनसीईआरटी के द्वारा समय ये दिया गया। इन समय पर हमने क्या की, मुख्यतः बात की, और उन मुख्यतः बात पर हमने जाकर यहाँ पर पढ़ा और इसको हमने जाना। अब हम ऐसा पढ़ेंगे कि क्या बताने वाला था मैं आपको, हाँ, अब हम ऐसा पढ़ेंगे जो किसी नगरों को उपनाम से जाना जाता है। जैसे किसी को हरिपुरिया कहते हैं, ठीक है। किसी नगर के हम बात करेंगे कि उसे हम मृतकों का टीला कहते हैं, किसी को हम स्वीत कूप कहते हैं, किसी को हम काली चूड़ियों का शहर कहते हैं। तो इन बातों पर हम मुख्यतः विस्तृत रूप से क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे, या हम उसे मुख्यतः विस्तृत रूप से जानेंगे कि कौन कौन से प्रमुख माने जाते हैं या कौन कौन से हमारे प्रमुख रहे हैं। तो इन पॉइंटों पर हमने बात की, इन पॉइंटों को हमने सही तरीके से समझा, तो हमारा बिल्कुल यहाँ तक सिंधु घाटी सभ्यता वाला मैटर अपना चलता है, यह प्रमुख माना जाता है। ठीक है, यहाँ तक पढ़ा। उस नगर के बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी मित्रों को मेरा नमस्कार, राधे राधे।